दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अनुराग महाजन जी, जो संयुक्ता महाजन मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। समाज सेवा का उनका एक लंबा समय रहा है। उन्होंने पहले खुद से समाज सेवा करनी शुरू की, जिसका कोई बैनर नहीं था, कोई मंच नहीं था। तमाम सारी लखनऊ की संस्थाएं हैं जिनके साथ वो जुड़े और उन संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया। काम में आगे और मंच पर पीछे रहने वालों में अनुराग जी हैं। अनुराग महाजन जी ने अपना भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, उसके जरिए भी करते हैं ब्लड डोनेशन, ओल्ड एज जो लोग हैं ओल्ड एज होम में जाके उनकी मदद करना। इसके अलावा जो कंबल वितरण है का काम किया। दो इनके बहुत यूनिक काम हैं जो शायद पहली बार इन्होंने शुरू किया। एक तो चप्पल वितरण और दूसरा खिलौना वितरण। इन्होंने जिस मुहिम को शुरू किया चप्पल और खिलौने को लेके, बहुत सारे लोग उसके बाद उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और लखनऊ के लोग अनुराग जी को खिलौने वाले अंकल के रूप में भी जानते हैं। तो आज मिलवाते हैं अनुराग जी से कि कैसे ये सफ़र रहा। अनुराग जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र भैया। कैसे पहले आप शुरू में खुद समाज सेवा करते थे, कैसे शुरू हुआ जज्बा? असल में जज्बा तो बहुत था, पहले से था कि कुछ समाज सेवा करी जाए। फिर 2014 में थोड़ा थोड़ा करके अपना शुरू करा। फिर 2015 से फिर विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के अपना काम शुरू करा। फिर 2017 में अपनी रजिस्ट्रेशन कराई जो मेरी मदर के नाम से थी, संयुक्ता महाजन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से। बस फिर वहीं से फिर चढ़ता गया। आप जैसे लोगों से हमको मार्गदर्शन मिलता गया, हेल्पेज इंडिया से, आपसे, और भी कई लोग हैं जिनसे मुझको मार्गदर्शन मिला। और उसी बलबूते पर जहां मुझको कभी कोई परेशानी हुई तो आप मेरे साथ खड़े रहे, विशाल भैया खड़े रहे और रश्मि मिश्रा और आपका सत्या दीदी वगैरह। कभी मुझको रात बेरात कभी भी जरूरत पड़ी किसी मदद की, कोई कहीं मैं फंसा, कुछ हुआ, जब भी मैंने फोन करके मदद मांगी मुझे मदद मिली। तो इससे मेरा जज्बा और बढ़ा। मैंने कहा जब लोग मदद करने तैयार बैठे हुए हैं तो क्यों पीछे हटा जाए। तो फिर हम आगे बढ़ते चले गए। तो जैसे संयुक्ता महाजन मेमोरियल ट्रस्ट है, तो किन किन क्षेत्रों में आप काम करते हैं? देखिए, शुरुआत तो मैंने करी थी टॉय बैंक से और चप्पल दिवस से। फिर धीरे धीरे फिर मैंने एक चीज देखी कि मुझे आए दिन मैं अखबार में पढ़ता था कि एक्सीडेंट हो रहे सड़कों पर, लोग खून की कमी की वजह से लोग इलाज नहीं करा पा रहे। तो मैंने फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन का काम शुरू करा और उसमें से कई लोग मेरे साथ जुड़े। और जब भी कब किसी को जरूरत पड़ती है तो जब कॉल आती तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करके उनको ब्लड डोनेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं हेल्पेज इंडिया से रश्मि दीदी से मिला तो उनसे मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से बुजुर्ग आजकल सड़कों किनारे लावारिस पड़े रहते हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो मैंने उनके से सीख कर मैंने फिर सड़क के किनारे जो लावारिस बुजुर्ग पड़े थे जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, मैं उनको जाके देखता हूँ। फिर पुलिस की और एम्बुलेंस की 108 की मदद से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनके इलाज कराया जाता है। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर हेल्पेज इंडिया की मदद से उनको मैं आपका ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देता हूँ। जी, अभी जो ट्रस्ट है वो आपकी माता जी के नाम पर जी। क्या ये शुरुआत माता जी के नाम पे क्यों किया, कुछ वजह? देखिए, मेरी माता जी का एक अलग ही रोल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। उन्होंने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। मैं जब भी बहुत ज्यादा परेशान होता था, बचपन में कुछ होता था, तो मेरी माता जी ही मेरे लिए हर वक्त आगे खड़ी रहती थी और दुनिया से लड़ जाती थी। तो मैं चाहता था कि जो माँ ने मुझको इस मुकाम तक पहुंचाया है उनको भी दुनिया जाने, उनका नाम जाने। और आज अगर मुझको कोई जानता है तो मेरी माँ के नाम से जानता है। आपने फेसबुक पे उन्हीं की डीपी भी लगा रखी है। वो जब से मैंने अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेरी कहीं पे भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, उनकी ही डीपी के अलावा मैंने आज तक कोई डीपी लगाने की कोशिश नहीं करी। जबकि तमाम लोग कहते हैं कि आपने अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई। कोई जरूरत नहीं। जिसको आप अपना मार्गदर्शन मानते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं, जब उनके नाम से लोग आपको जान रहे हैं तो आपको अपनी जान पहचान बनाने की क्या जरूरत है। चप्पल डे
कैसे शुरू किया, क्योंकि एक अलग टाइप का काम था? मैं सड़कों पर अक्सर जाता था, देखता कि गर्म धूप, गर्मी के अंदर गर्म सड़क के ऊपर लोग पैदल चल रहे हैं, और मैं देखता था किस तरीके से लोग पैर रुक रुक के करके चल रहे हैं। तो मैंने फिर एक दिन बृहस्पति का बाजार लगा था, अपनी दुकान से निकला, मैंने 5 चप्पलें खरीदी, अपनी गाड़ी की डिक्की में रख ली, और मैं निकला तो जहां पे मुझको दिखते थे लोग किस सड़क के, उनको देखता था जिनके लिए जो सही में मजबूर है, चप्पल खरीदने लायक पैसा नहीं है उनके पास, तो मैंने वहां से शुरुआत करी। और उसके बाद फिर मैंने अपना पहला बड़ा प्रोग्राम हनुमान सेतु में, हनुमान के किनारे जो गरीब व्यक्ति हैं, तो उनके साथ मिलकर मैंने अपना पहला बड़ा करा था वहां पे। अच्छा। वहां मैंने 50 चप्पलों से शुरू करा था। और ये खिलौना बांटने का काम? खिलौना अक्सर मैं अपने बच्चों के साथ जाता था खिलौने लेने के लिए। मैं देखता था गरीब बच्चे बाहर सड़क के किनारे से खिलौनों की दुकानों पे देखकर खिलौनों को देख रहे हैं, तो वहां से हुआ कि ऐसा क्यों ना हो कि जब हम अपने बच्चों के लिए खिलौने कर सकते हैं, और जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो घरों के अंदर खिलौने पड़े पड़े खराब होते हैं, तो मैंने एक पोस्ट डाली, मैंने उसमें कहा कि जिनके पास फालतू खिलौने पड़े हैं और जो बच्चे जिनके बड़े हो गए खिलौने पड़े, तो वो मुझको खिलौने दें, तो मैं उनको, जिनको इस समय जिनकी जरूरत है, तो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। वहां से कई लोगों ने मेरी मदद शुरू करी, और कई लोगों ने मुझे नए खिलौनों के लिए भी प्रेरित किया कि आप नए खिलौने भी खरीदिए, और उन्होंने आर्थिक मदद करी, खिलौनों से मदद करी, हर तरीके से मदद करी। आप ओल्ड एज होम के लिए भी काम करते हैं, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी जी। आपको क्या लगता है कि समाज में क्या दिक्कतें हैं जिससे कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है? देखिए, ये कहा जाता है कि बहुएं जो हैं आके घर को खराब करती हैं, जिससे माँ बाप अलग होते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुओं को क्यों दोष दें, जब अगर आपका बेटा बहू के कहने पर चलेगा, तो यहाँ पे गलती बहू की नहीं, आपकी बेटे की है। तो बेटा भी चाहे तो अपने अपनी वाइफ को रोक करके कह सकता है कि जिन्होंने मुझको इतने साल तक पाला है, तो वो क्यों नहीं, वो मेरे लिए पहले। पर आजकल मैं देखता हूं कि लोग अपनी वाइफ, पत्नी के आगे झुक जाते हैं और माँ बाप को उठा के किनारे फेंक देते, और वो ये भूल जाते हैं कि उस माँ ने 9 महीने उनको अपने घर में रखकर किस तरीके से उसको जन्म दिया, और उसके जन्म के बाद उसकी माँ का दूसरा जन्म था, पर लोग नहीं ध्यान देते। उसकी वजह से ओल्ड एज होम भर रहे हैं। पर मेरा एक कहना है कि ओल्ड एज होम की जगह वहां पे अगर ओल्ड एज होम को हम लोग ओल्ड होम केयर अगर नाम रख दिया जाए, तो एक अलग फीलिंग आएगी लोगों के अंदर कि यहाँ पे लोगों की केयर हो रही है। पर होम के नाम से होता है कि देखो ओल्ड एज ये बुजुर्गों का घर है, केयर अगर होम की जगह केयर कर दिया जाए तो एक अलग लुक हो जाएगा उसका। अच्छा, क्या समस्याएं और भी, एक तो खैर चलिए कि बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चों के सामने जेन्युइन समस्याएं हैं कि सिंगल पेरेंट हैं, बच्चा कहीं सर्विस करने चला गया, माँ बाप यहाँ अकेले हैं, तो सरकार को कुछ इस दिशा में काम करना चाहिए। देखिए, सरकार अपनी दिशा में अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, पर वही बात है कि पूरा जो जितना सरकार कर रही है वो पूरी मदद नहीं पहुंचती है। अच्छा, उस बीच में अब ये तो देखिए जग जाहिर है कि जितना बनता है वो पूरा बजट कहीं पे यूज नहीं होता, बीच में खाने वाले बहुत कुछ खा लेते हैं। अगर वही बजट, पूरा बजट अगर ओल्ड एज होम में पहुंच जाए, तो मेरा दावा है कि कहां जो हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि परेशानी हो रही है ओल्ड एज होम में, ये है वो है, तो किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड डोनेशन के लिए भी आप कैंप लगाते हैं, बहुत सारे लोग वैसे भी ब्लड डोनेट कराते हैं, वहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्यों लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना नहीं चाहते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी, मुझको कई फोन आते हैं जिसके फैमिली के अंदर 10-10, 12-12 लोग हैं, और उनसे कहा जाता है कि आपको अगर अपने पेरेंट्स के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए ब्लड चाहिए तो आप डोनेट क्यों नहीं करते हैं? तो उनका सीधा जवाब होता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमको कमजोरी आ जाएगी। तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपको कमजोरी आ सकती है तो जो दूसरा ब्लड देने जाएगा उसको कमजोरी नहीं आएगी क्या? तो सबसे बड़ी लोग चाहते हैं कि दूसरा उनको लिए डोनेट कर दे, और वो खुद आगे नहीं आना चाहते हैं। और ये जो भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आती है, ये सब भ्रांतियां हैं, सब गलत बात है। बल्कि ये होगा कि जितनी बार आप साल में, देखिए आप 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और हर महीने आप एसजीपी डोनेट कर सकते हैं। और बल्कि जब आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके अंदर एक स्फूर्ति अलग आती है, और आपका जो पुराना ब्लड जो निकलता है उसके जो नया ब्लड बनता है वो आपके जिस्म को और मजबूत बनाता है, कमजोरी कहीं से नहीं आने देता किसी चीज की। एक काम आपने बताया कि सड़क पे अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसको आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं,
आपने क्या देखा कि आम एक नागरिक का क्या रवैया रहता है ऐसे मामलों में? भैया आम नागरिक सिर्फ मजा ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक यूनिवर्सिटी के सामने एक 25 साल का लड़का पड़ा हुआ था। प्रशांत एक लड़का है जो कि हेल्पेज इंडिया में भी था। उसका मुझको फोन आया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं वहां गया और एकदम आपने गेट नंबर 3 यूनिवर्सिटी के सामने और आपका मेट्रो स्टेशन के नीचे वो बंदा पड़ा था। क्या आप सोचते हैं कि वहां से क्या रोज के लोग नहीं निकलते होंगे? बाद में जब वहां पे मैं पहुंचा, वहां पता चला तो आसपास के लोगों ने बताया कि 4 दिन से लड़का यहाँ पड़ा है। तो जिन्होंने मुझको बताया, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ने मदद क्यों नहीं करी, तो किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। हम उसको इतनी देर हमने पुलिस को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, हम उस बंदे को लेके बलरामपुर गए, पर बलरामपुर वाले डॉक्टर्स ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास बेड नहीं था। फिर भी वहां के स्टाफ को मैं धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनको कहीं से एक बेड मिल जाए। वहां से हम लोग लेके सिविल पहुंचे, पर सॉरी हम उस बंदे को बचा नहीं पाए। शायद उसको टाइम पे मदद मिल जाती तो बच जाता। यही होता है कि लोग सड़क के किनारे पड़े हुए लोगों को देखते हैं और जब आप मदद के लिए जाते हैं तो 50 का झुंड इकट्ठा हो जाएगा बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, पर वो अगर कोई वहां पड़ा है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। लोग खुद आगे बढ़ के काम नहीं करते, वो डरते हैं। पर मेरी समझ में आता है इसमें डर किस बात का है कि पुलिस आपको पकड़ लेगी, कुछ कर लेगी। अरे आप नहीं कर सकते हो, कम से कम 108 को फोन करके एम्बुलेंस को बुला सकते हो, 112 को फोन करके पुलिस को बता कर वहां तक बता तो सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, पर कोई आगे नहीं आना चाहता, लोग डरते हैं। इसमें सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी कुछ नहीं होगा। आपकी संस्था समय सम्मान और दुर्गा अवार्ड भी करती है, वो क्या है और उसमें कैसे लोगों का? सर समय अवार्ड हम लोग ने शुरू करा था 2016 में। वो भी एकदम से 10 दिन के प्रोग्राम के अंदर ये बन गया। कोई बात ऐसी हुई कि हमने कहा कि चलो जो लोग समाज में सेवा कर रहे हैं, जो पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो हमने वहां से शुरुआत करी। पहला सम्मान जो था हमारा 21 लोगों का था और इस समय हम 41 लोगों का सम्मान हर साल करते हैं। पर इधर कोविड की वजह से 2 साल से हम लोग को परमिशन नहीं मिली तो हम लोग कर नहीं पाए हैं। और नारी शक्ति के लिए भी कोई एक हम लोग मई में जब मातृ दिवस मनाया जाता है तो उसके अंदर मेरी संस्था मदर्स वीक मनाती है। उसमें हम 7 दिन के लिए अलग अलग ओल्ड एज होम में जाकर और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग हर ओल्ड एज होम जाके अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम लोग कपड़ों का वितरण भी करते हैं बुजुर्गों के लिए, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं। और उस हफ्ते में एक दिन हम किसी एक ओल्ड एज होम में 21 लोगों को ले जाके हनुमान सेतु पे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। और आखिरी दिन हम लोग सम्मान करते हैं जिसमें उन माताओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी और आज उनके बच्चों का नाम है, पर उनके बच्चों का नाम उनकी मां की वजह से है। इस सारे इतने कामों के पीछे आपकी प्रेरणा शक्ति क्या है, ताकत क्या है, कैसे आप इतना सब कर लेते हैं? एक तो मेरे परिवार का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। वैसे बाकी आप जैसे लोग, मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिसमें शैलेंद्र सिंह, विशाल सिंह, सत्या दीदी और स्वाति शर्मा और आपका रश्मि मिश्रा। इन लोगों से मुझको बहुत प्रेरणा मिली और हर काम में मैं पीठ पीछे क्या कहूं, मैं हर वक्त कहता हूं कि मुझे 24 घंटे में जब भी कहीं पे भी मुझको जरूरत पड़ी, ये 5 लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, ये थी अनुराग जी से बातचीत। अनुराग जी बहुत कम बोलते हैं, मंच पे बहुत कम दिखते हैं। आपने इनके सोशल मीडिया, इनके अकाउंट में इनकी अपनी फ़ोटो नहीं देखी होगी कि किसी कार्यक्रम में अनुराग जी आगे बढ़ के सम्मान ले रहे हों या अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हों। आज हमने बहुत अनुग्रह के साथ अनुराग जी को अपने साथ बैठाया है। इतनी देर वो बोले, बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने हम लोगों को सुना, इसका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।